दिल्ली की बड़ी बड़ी कोठियों में पली बढ़ी रिद्धिमा ने दिल्ली की एसी वाली ठंड, कार वाली ठंड और ब्रांडेड स्वेटर वाली ठंड देखी थी, लेकिन शिमला की वादियों की ठंड उसने वहां आकर देखी, जब ब्याह कर वो अपने पति के साथ पहली बार कार में बैठकर अपने ससुराल यानी शिमला पहुंची। उसे क्या पता था कि पहाड़ों की ठंड तो मानो दुश्मनी निकालती है, क्योंकि पहले वो कभी पहाड़ों में गई नहीं और उसे ये सब पता नहीं होता कि वहाँ कितनी ठंड होती है। रिद्धिमा की गाड़ी जब गांव में रुकी तो उस गांव का पूरा टोला जमा हो गया, जिसे देखकर औरतें फुसफुसा रही थीं। अरे देखो देखो, यही है दिल्ली वाली बहू। अरे इसकी शॉल देख कितनी महंगी लगती है, हमारी तो साल भर की कमाई से भी इतने पैसे जमा न हो पाए। सही कहा बहन, लेकिन तुम देखना ठंड में बड़ी सी रजाई ओढ़ेगी, गाँव वाली देसी रजाई से इसका कुछ ना होगा। अब देखना इसकी हड्डियां कैसे कांपेगी। हो, यहाँ तो कितनी ठंड है समीर, मेरा तो ठंड से कांपकर बुरा हाल हो रहा है। तभी समीर और रिद्धिमा के स्वागत के लिए उसकी सास हाथों में आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी, साथ ही उसकी बेटी यानी कि ननद निधि भी खड़ी थी। अरे ये क्या माँ, ये मोम की गुड़िया तो कैसे थर थर कांप रही है। चल तू जाकर चूल्हा जला दे, बहू आग सेकेगी तो उसे आराम मिलेगा। बहुत ठंड है माँ जी। हाँ बहू, यहाँ हर साल का यही हाल है। हम गांव के लोग तो चूल्हे की तपन और दिन की तेज धूप से ही थोड़ी राहत पाते हैं। कुछ देर तक चूल्हे की तपन के पास बैठने से उसे राहत मिलती है। लो भाभी, अब गर्मा गर्म चाय भी पी लो। अरे नहीं, मैं चाय नहीं पीती, कॉफी है तो वही बना दो। क्या कहा, कॉफी? चुप करनी थी, हंस क्यों रही है? हंसू नहीं तो क्या करूँ माँ, आपने भाभी की फरमाइशें सुनी। अरे भाभी, यहाँ कॉफी का पैकेट नहीं मिलता, क्योंकि ठंड में लोगों को बस चाय ही पसंद आती है, वो भी अदरक वाली। कहो तो बना दूं? आप पियेंगी ना तो ठंड भी यूं गायब हो जाएगी और आप अपनी कॉफी भूल जाएंगी, वो अलग। अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चाय बना दो। फिर कुछ देर बाद अच्छी तरह हाथ सेकने के बाद रिद्धिमा तुरंत अपने कमरे में गई। हे भगवान, शहर में अगर घर में बैठे हुए ठंड लगे तो हम एसी को स्विच ऑफ कर देते थे, लेकिन यहाँ तो वो सब भी ऑप्शन नहीं है। इतने में रिद्धिमा की माँ का फोन आ गया। कैसी है मेरी बेटी? मम्मा यहाँ तो बहुत ठंड है, मेरी तो जमकर कुल्फी बन गई है। रिद्धिमा बेटी, तभी तो तुम्हें कहा था कि उस लड़के से शादी मत कर, लेकिन तू तो प्यार में अंधी हो गई थी। कहाँ तेरा एसी वाला कमरा और गाँव की ठंडी हवा। खैर तू अब अपना ख्याल रखना बेटी और संभल कर रहना। हाँ माँ, कोशिश तो वही कर रही हूँ। ऐसा कहकर रिद्धिमा ने फोन रख दिया, लेकिन रिद्धिमा अभी ये नहीं जानती थी कि आगे उसका क्या हाल होने वाला है। दरअसल उस गांव की एक अनोखी परंपरा थी। ठंड शुरू होते ही लोग छत पर सोने लगते थे, क्योंकि उनके बुजुर्गों का मानना था कि पहली ठंड छत पर काट ली जाए तो साल भर बीमारी नहीं लगती। लेकिन शहर में पली बढ़ी रिद्धिमा के लिए ठंड में छत पर सोना किसी सजा से कम नहीं होता। फिर शाम को समीर ने रिद्धिमा से कहा, रिद्धिमा तुम्हारा भी से ये हाल है तो फिर रात को जब छत पर सोना होगा तब क्या होगा? क्या मतलब तुम्हारा समीर? रिद्धिमा, आज रात छत पर चलेंगे, माँ ने ऊपर बिस्तर भी डलवा दिया है। छत पर? समीर तुम मजाक कर रहे हो ना, इतनी ठंड में कोई छत पर सोता है क्या? अरे हाँ, बल्कि यहाँ तो पूरा गांव छत पर ही सोता है और कहते हैं कि पहली ठंड छत पर काटना जरूरी है, वरना क्या भगवान नाराज हो जाएंगे? बहू मजाक मत करो, हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि ठंड की पहली रात छत पर बिताने से शरीर में गर्मी बनी रहती है और बीमारी नहीं लगती। ये हमारे गाँव की रीत है। बीमारी नहीं लगती? मुझे तो लगता है मैं ठंड से ही मर जाऊंगी। अब मैंने खाना बना दिया है, चलो चलकर खा लो, इसके बाद सब मिलकर छत पर ही सोएंगे। ये बात सुनते ही जैसे रिद्धिमा के हाथ पांव फूलने लगते हैं और उसके बाद छत पर सोने चले जाते हैं। आसमान में तारे चमक रहे थे और हवा इतनी ठंडी कि जैसे हर सांस के साथ बर्फ अंदर जा रही हो। निधि और उसकी सास छत पर कंबल और रजाइयाँ ले जा रहे थे और कुछ देर में उन्होंने सबके लिए बिस्तर लगा दिया। भाभी जल्दी आइए, आज तो मजा आएगा, हवा इतनी तेज है कि रजाई भी उड़ जाए। रजाई भी उड़ जाएगी तो हमारी तो सुबह तक कुल्फी जम जाएगी। ओह गॉड, मेरे प्राणों की रक्षा करना। फिर कुछ देर बाद छत पर पहुँचते ही रिद्धिमा पूरी तरह ठंड से ठिठुर गई। तेज हवाएं उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी। हे भगवान, ये लोग यहाँ इतनी ठंड में कैसे सो लेते हैं? डोंट वरी रिद्धिमा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी की बोतल ले आया हूँ। आ जाओ, मैं गर्म पानी की बोतल रख देता। उस गर्म बोतल को अपने पास रखना, तुम्हें ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। तभी बगल वाली छत से पड़ोस की उर्मिला आवाज लगाते हुए कहती है, अरे पुष्पा, आज तुम्हारी बहू भी छत पर ही सो रही है क्या? हाँ बहन, शहर से आई है ना, पर अब तो इस गाँव की बहू बन गई है तो यहाँ की रीत तो उसे निभानी ही पड़ेगी ना। ये सुनकर रिद्धिमा मन ही मन सोचती है, रीत है ये या यातना? तभी पड़ोस की छत पर कुछ लड़कियां कहती हैं, अरे नहीं शहरी भाभी, मूंगफली खाओगी क्या? इससे गर्माहट मिलेगी। बाय गॉड, यहाँ मुझे ठंड देखकर बुखार चढ़ने वाला है और इन्हें मूंगफलियों की पड़ी हुई है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप लोग खाइए।
फिर जैसे जैसे रात होने लगी हवा और ठंडी हो गई थी। रिधिमा हर 5 मिनट में समीर से एक ही बात कह रही थी, समीर बहुत ठंड है, हम नीचे कमरे में चले, यहाँ तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। थोड़ी देर और सब लोग है ना, तुम अकेले कमरे में जाओगी तो ठीक नहीं लगेगा। और फिर सभी गांव वाले अपनी अपनी छतों पर सोते हैं, देखो तो कितना मजा आ रहा है। क्या खाक मजा आ रहा है। तभी नीचे आंगन से अचानक ठक ठक की आवाज आई। अरे ये क्या आवाज है? लगता है किसी ने दरवाजा खटखटाया है। अब सभी डर कर नीचे भागे। गांव का डाकिया श्याम कांपता हुआ दरवाजे पर खड़ा था। पुष्पा बहन, मुझे शहर से चिट्ठी लाते वक्त अंधेरा हो गया, लेकिन मेरे हाथ सुन्न हो गए। आग तापने की जगह दे दो। तू भी न श्याम, मेरे प्राण ही निकाल देता। चल आजा। पुष्पा देवी तुरंत उसे अंदर बिठाकर चूल्हे के पास ले गई। बहन जी, आज तो ठंड बहुत है, आज रात तो छत पर भी जम जाएंगे लोग। ये सुनते ही रिधिमा ने समीर की ओर देखा, जैसे वो आंखों से बस एक ही बात कह रही हो कि अब तो समझो। कुछ देर बाद डाकिया हाथ ताप कर आगे की ओर चला गया और रिधिमा के ससुराल वाले फिर ऊपर छत पर सोने चले गए। लेकिन अब हवा और तेज थी, रजाई में भी ठंड आर पार चुभ रही थी। रिधिमा ने हिम्मत करके कहा, माँ जी सच कहूँ तो मेरा शरीर सुन्न हो रहा है, अगर आपको बुरा न लगे तो हम कमरे में सोने चले जाएं। देख बहू, रीति रिवाज तो निभाने होते हैं, पर अगर तुम्हें इतना ही कष्ट हो रहा है तो तुम नीचे जा सकती हो। अब रिधिमा के चेहरे पर थोड़ी राहत की चमक आई, लेकिन जैसे ही वो अपना बिस्तर लेकर नीचे सोने जाने लगी, तभी सामने वाली छत से पड़ोसी कमला काकी चिल्लाई, अरे सरोज, क्या आप बहू को नीचे भेज रही हो? ये कैसी बात है बहन? पहली ठंड छत पर सोना जरूरी है, वरना साल भर सर्दी खांसी नहीं छोड़ेगी। बात तो ठीक है बहन, पर काकी सही कह रही है। अरे माना कि नई सैरी बहू है, पर रीत तो सबको निभानी चाहिए। उसे बोलिए छत पर सोने को। ये सुनकर रिधिमा को लगा जैसे उसे अदालत में खड़ा कर दिया गया हो। अब सास ने उसे नीचे जाने से रोक दिया। बहू, तुझे भी अब यहीं सोना पड़ेगा, नहीं तो काकी और नीलम की तरह सब गांव वाले कल तक 100 बातें बनाएंगे कि कैसी बहू है, बस अपनी चिंता है इसे। अब ना चाहते हुए भी उसे ठंड में वहीं सबके साथ छत पर ही सोना पड़ा। लेकिन उस कड़कड़ाती ठंड में वो लगातार कांपे जा रही थी और कुछ देर बाद वो बुरी तरह कांपने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर समीर को उस पर दया आ गई और वो गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, किसी को हमारी सेहत से ज्यादा रीति रिवाज की चिंता तो रहने दो, मैं अपनी पत्नी को नीचे ले जा रहा हूँ। अरे लेकिन लोग क्या कहेंगे कि कैसी नाजुक बहू है इनकी, और गांव की और बहुएं भी तो छत पर ही सोती हैं। मैंने कहा ना बाबूजी, मेरे लिए मेरी बीवी की जान ज्यादा जरूरी है, न कि गांव वालों के रीति रिवाज। अब सारा परिवार शांत हो गया। सास भी कुछ नहीं बोली। तभी पड़ोस वाली छत में सो रहे 8 साल के टिंकू की हालत एकदम से बिगड़ गई। ठंड के मारे उसका चेहरा नीला पड़ गया। मेरा बच्चा टिंकू, उठना, क्या हुआ? हटिए, मुझे देखने दीजिए, मैंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है। इसके बाद उसने टिंकू को चेक किया। इसको जल्दी से नीचे आग के पास ले चलिए और साथ ही गर्म पानी में विक्स डालकर उसकी भाप इसे देनी होगी। उन्होंने ऐसा ही किया और कुछ देर बाद टिंकू की जान बच गई। ये कैसे रीति रिवाज है जिसमें एक बच्चे की जान तक जा सकती थी? ऐसे रिवाज के चक्कर में ना एक दिन आप लोग अपनों को खो देंगे। अब तो बंद कीजिए यूं इतनी ठंड में छत पर सोना। ये बात सुनकर अब सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस दिन के बाद उन सभी गांव वालों ने ठंड में छत पर सोना छोड़ दिया। साथ ही रिधिमा भी